लोकसभा चुनाव की तैयारियां चल रही है, लेकिन इस बीच बिहार की राजनीति में एक नाम उभर कर आता है, मुकेश सहनी का। हालांकि ये नाम पिछले 10 साल से बिहार के अलग अलग गठबंधन में शामिल रहा है। संभव है पिछले 5 साल में आपने मुकेश सहनी का नाम ना सुना हो, लेकिन अचानक मुकेश सहनी इंडिया ब्लॉक में शामिल हुए और 3 सीटें लेने में कामयाब हुए हैं। मैं इस वक्त मुकेश सहनी का नाम या उनका जिक्र इसलिए कर रही हूं क्योंकि मैं उनके घर में मौजूद हूं और 3 सीटों पर भी बातचीत होगी। लेकिन सबसे पहले आपको मैं मुकेश सहनी को दिखाऊं, ये सुंदर सा घर। और ये मुकेश सहनी इन दिनों लगातार तेवर दिखा रहे हैं और आज इन्होंने रैली भी की है तेजस्वी के साथ। आपने सभा भी की। मुकेश जी, घर तो बहुत सुंदर बनाया है, बिल्कुल सेट की तरह। ये आपका ही घर है? ऐसा ही मान लीजिए, अपना ही घर है। जहाँ हम है वो अपना ही है। क्योंकि रात हो गई है, लेकिन मैं बातचीत आपसे शुरुआत करूं। सबसे पहले ये सवाल कि आप एनडीए के साथ भी रहे हैं, इंडिया ब्लॉक के साथ, मतलब महागठबंधन के साथ भी आप रहे हुए हैं। अचानक ऐसा क्या हुआ कि आप जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस, क्योंकि जब भी आपका जिक्र होता है और जो तस्वीर निकल कर सामने आती है लोगों के जहन में, वो वही तस्वीर है कि आप अचानक प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर उठ गए थे और आपने कहा कि आपके पीठ में छुरा घोंपा गया है, और उसी दल के साथ आप एक बार फिर से चुनाव लड़े और 3-3 सीट एक बार फिर आप तैयारी में हैं। ऐसा क्या हुआ? 2019 में महागठबंधन के साथ हम लोगों ने चुनाव लड़ा था। उसके बाद निर्णय लिया कि साथ में आगे 2 स्टेट इलेक्शन 2020 के लिए भी हम लोग साथ में लड़ेंगे, और साथ में हम लोग काम कर रहे थे। 2020 में आपने देखा कि गठबंधन का सीट का घोषणा हुआ, और उस समय में घोषणा सभी दल का होना था, सभी पार्टी का हुआ, लेकिन वीआईपी पार्टी का नहीं हुआ। मुझे वो चीज़ अच्छा नहीं लगा और मैं इमीडिएटली रिएक्ट किया इस बात पे कि हमारे साथ धोखा हुआ है और कहीं ना कहीं हमारे पीठ में खंजर भोंका गया। और उस समय में उस समय का सिचुएशन यही था, और मुझे लगता है कि जो भी रहा वो ना मेरे लिए अच्छा रहा, ना तेजस्वी प्रसाद यादव जी के लिए अच्छा रहा। एंड ऑफ द जाके नुकसान उन्होंने भी उठाया, हमने भी उठाया। अगर हम साथ में रहते तो निश्चित तौर पे बिहार का मुख्यमंत्री बनते तेजस्वी प्रसाद यादव, और मैं भी डिप्टी सीएम बनता और हमारे भी काफ़ी विधायक जीत के आते। लेकिन हमने कह सकते हैं कि राजनीति उतना अनुभव नहीं था, पेशेंस के साथ हमें उस समय में डील करना चाहिए था। लेकिन मुझे उस समय में जो भी उचित लगा मैंने किया, और मैं उससे पे आज भी पछतावा नहीं है। मुझे लगता है कि वो सही मैंने डिसीजन लिया था। और फिर मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस से बाहर निकलता हूँ क्योंकि मेरे पास पावर है, वोट है, ताकत है। तो कहीं ना कहीं एनडीए की तरफ से ऑफर मिला कि हमारे साथ आके गठबंधन कीजिए। अब मुझे लगा कि सही है और मैंने उनके साथ गठबंधन किया। फिर हम चुनाव भी लड़े और 4 विधायक हमारा बना और हम सरकार में मंत्री बने। उस समय में बिहार में आप कह सकते हैं कि बहुमत इस तरीके से बना और जनता ने आशीर्वाद दिया कि हमारे 4 विधायक भी किसी 74 से कम नहीं था। हमारे 4 विधायक का समर्थन नहीं मिलता तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बनते। तो ये कह सकते हैं कि पहली बार हिंदुस्तान में मल्लाह का बेटा के सहयोग से एक बिहार में मुख्यमंत्री बना, और उस मंत्रिमंडल में मैं मंत्री बना और मैं सरकार चला रहा था, काम कर रहा था, अच्छा काम कर रहा था। लेकिन हमारी जो पार्टी बनी है वो निषाद समाज को आंदोलन के जरिए बनी। निषाद विकास संघ था, सामाजिक न्याय के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, निषाद को रिजर्वेशन दिलाने के लिए आंदोलन कर रहे थे, उनके हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। कोई सुन नहीं रहा था। मुझे लग रहा उस समय एहसास हुआ कि लोग जो सुन नहीं रहे हैं, जो बात मैं दूसरे को कह रहा हूँ करने के लिए, वो काम तो हम भी कर सकते। सिर्फ उस जगह पहुँचने की आवश्यकता है, और उस जगह पहुँचने के लिए एक पॉलिटिकल पार्टी की आवश्यकता है। तो हमने पॉलिटिकल पार्टी बनाया और हम लड़ाई लड़ रहे थे रिजर्वेशन के लिए। सवाल है कि इस बार जब आप महागठबंधन के साथ आए हैं, इससे पहले बिहार की सत्ता के गलियारे में ये चर्चा है कि मुकेश सहनी ने लगभग सभी से संपर्क किया और सबसे ज़्यादा जिसके संपर्क में थे वो बीजेपी है। आखिर में ऐसा क्या हुआ? मैं संपर्क में नहीं था, वो लोग हमारे संपर्क में थे। अच्छा, क्या बीजेपी ने मुकेश सहनी को भाव नहीं दिया? मुकेश सहनी की बात नहीं यहाँ पे, वो हमारे संपर्क में थे और इतना भाव दे रहे थे कि हमारे पीछे पीछे लगे हुए थे, गिड़गिड़ा रहे थे कि हमारे गठबंधन में आइए, हमारे साथ आइए, जो गलती है उसको भूल जाइए। कि उन्होंने हमारे विधायक को खरीद लिया, हमारे सरकार से बाहर कर दिया, जो सरकार हमने बनाया था, मंत्रिमंडल से बाहर कर दिया। तो कहीं ना कहीं मुझे बहुत पीड़ा था कि पहली बार आज़ाद भारत में निषाद का बेटा अपने दम पर सरकार बनाए, उसमें मजबूती से हम अपने लोगों के लिए काम कर रहे थे। उनको अच्छा नहीं लग रहा था कि एक मल्ला का बेटा कैसे अपने पावर को इकट्ठा कर रहा है।
तो उसको लेके उन्होंने हमारे विधायक को खरीद लिया। फिर हम उससे दूर हो गए, उनके विरोध में उतर गए। जब नीतीश जी एनडीए से दूर हुआ तो एनडीए को जरूरत था, और वो उस समय इतना ज़्यादा जरूरत था कि वो हमारे हर शर्त को मानने के लिए मजबूर होता और मजबूती से बात करने लगा कि हम आपका रिजर्वेशन करेंगे, सब काम करेंगे, हमारे साथ गठबंधन कीजिए। मेरा वहाँ पे एक ही डिमांड था कि आप पहले रिजर्वेशन कीजिए, फिर हम आपके साथ आएंगे, वरना हम आपके साथ नहीं आएंगे। और रिजर्वेशन के बगैर कोई समझौता नहीं होगा, क्योंकि आप 10 साल से वादा कर रहे हैं। और उस पर वो बात मान भी लिए। लास्ट मेरा मीटिंग दिसंबर में हुआ था। देश के गृह मंत्री ने आश्वस्त किया कि हम आरक्षण करेंगे। अब शीतकाल सत्र में हम उसको पटल पे लाएंगे और हम घोषणा करेंगे कि हमारी सरकार अगली सरकार में करेंगे। अब बाकायदा इसका चिट्ठी भी भारत सरकार के द्वारा हमें प्राप्त हुआ। हमारे पास चिट्ठी भी है, जब भी चाहिए आपको हम दिखा सकते हैं। फिर इस बीच में मेरा बैड लक कहिए या बिहार का बैड लक कीजिए या बीजेपी का बैड लक कीजिए या नीतीश जी का उनके अच्छाई की बोलिए कि नीतीश जी पलट गए, बीजेपी के साथ आ गए। तो बीजेपी को लगा कि मेरे पास नीतीश जी आ गए तो अभी मल्ला का बेटा को ज़रूरत क्या है। और उसको जो पहले जितना इंटरेस्ट लिया करते थे, भाव दिया करते थे, उतना भाव देना बंद कर दिए। सीट देने के लिए तैयार थे, लेकिन आरक्षण देने के लिए तैयार नहीं थे। और मेरा मानना है कि हम सीट के लिए लड़ाई लड़ने के लिए बम्बई से यहाँ नहीं आए ऐशोराम की ज़िंदगी को छोड़कर। हम अपने लोगों को समस्या को दूर करने के लिए आए हैं, और रिजर्वेशन के बगैर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। हमने पिछले 25 जुलाई से लेकर और लगातार 6 दिसंबर तक पूरे बिहार में घूम घूम कर, हर गांव में जाकर, हाथ में गंगा जल लेकर सभी को संकल्प कराया कि गंगा माता की कसम खाया कि हम अपने बच्चे के अधिकार के लिए लड़ाई लड़ेंगे। आरक्षण के बगैर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, गठबंधन नहीं तो वोट नहीं का नारा देकर हम लोग मजबूती से काम किए। भला उस जगह पे हम कैसे अपने वोट को सौदा कर ले बगैर आरक्षण का। सीट तो दे ही रहा था, मुजफ्फरपुर लड़ लीजिए, घर परिवार से लड़ा दीजिए, आगे आइए। लेकिन हमने वो जगह पे निर्णय लिया कि नहीं, हम अपने लिए नहीं, अपने लोगों के लिए जी रहे हैं। और फिर हमने निर्णय लिया कि उनके साथ गठबंधन नहीं करेंगे, और फिर मैंने नहीं किया। और अभी हम इंडिया गठबंधन के साथ हम 3 सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। और उस समय में जो भी हुआ उस समय का था। इन्होंने तो हमारे साथ, तो आप देखिए कि हमारे विधायक को तोड़कर इस तरीके से किया। और हमको बड़ी लड़ाई लड़ना है तो बहुत सारे चीज़ों को भूलना है। आखिर हम लोग जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो लालू प्रसाद यादव जी के विचारधारा पे ही चलने वाले लोग हैं। गरीब पिछड़ा दलित का कल्याण हो, सब अपने आवाज़ बैठिए बैठ कर बातचीत कर लेते हैं। ठीक है, आप कह रहे थे गरीब और पिछड़ों का कल्याण हो, सबका कल्याण हो। और हम लोग वही जगह से निकले हुए हैं। हम 900 रुपये महीने पे नौकरी करके इस मुकाम तक पहुँचे हैं। हमारे पिताजी मछली मारते थे, उस घर से हम निकले हैं जहाँ पे अगर 2 रोज घर पे मछली ना मारा जाए तो तीसरे दिन घर पे खाना क्या बनेगा, इसके लिए समस्या खड़ा होता था। ऐसे परिवार से निकले हैं। तो ये सारे समस्या को दूर करने के लिए हम लोग निकले। आज भी हमारे लोगों को घर में बच्चा बीमार पड़ता है, सरकारी हॉस्पिटल जाना पड़ता है क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है, और सरकारी हॉस्पिटल में सही इलाज नहीं होने के कारण बच्चा दम तोड़ देता है। आज जब मेरे आँख के सामने ये सारी चीज़ घटता है, और इसको लेकर हम सिर्फ अपने आप को एस्टेब्लिश होने के लिए, मंत्री बनने के लिए या पैसा बड़ा बनने के लिए मैं ऐसा काम नहीं कर सकता हूँ। मैं तो पैसा कमा ही रहा था, उसको छोड़कर अपने लोगों को आंसू पोंछने के लिए मैं उनके कंधे से कंधे मिला के काम करने के लिए आया हूँ। और आज बिहार में सन ऑफ मल्ला मैं अपने दम पे नहीं बना, हमारे लोगों ने बनाया। आज अगर लोग हमें लीडर मान रहे हैं तो लीडर हमारे लोगों ने हमको बनाया। कोई मैं शाहरुख खान के जैसा मैं सुंदर दिख नहीं रहा हूँ कि मुझे लोग लीडर कह ले। मेरे लोगों ने हमारे साथ दिया कि सन ऑफ मल्ला आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। तब लोगों ने मान लिया। आज चाहे इंडिया गठबंधन हो, 3 सीट दे रहे हैं, या इससे पहले एनडीए हो 11 विधानसभा का सीट दिया, वो लीडर माने। उनको मालूम है कि मुकेश सहनी के पास एक बड़ा वोट बैंक है और मुकेश सहनी के कहने से चलता है ये वोट। तो उसका सही तरीके से वैल्यूएशन लगाना, अपने लोगों को आगे बढ़ाने के लिए वैल्यूएशन लगाना। आज देखिए उत्तर प्रदेश में डॉक्टर संजय निषाद जी बीजेपी के गोद में जाकर बैठ गए। एक टिकट पे समझौता कर लिया कि उनका बेटा कैसे सांसद बने। और कल तक गांव के लोग 200-500 रुपया में अपने वोट को बेचते थे, उसको कलेक्ट करके उनके नेता ने क्या किया, एक साथ में डील कर लिया कि अपना बेटा एगो सांसद बन जाएगा। अगर आगे देश में तो 534 सांसद बनता, कहाँ समस्या दूर हो रहा है। एक आपका बेटा भी सांसद बन जाएगा तो क्या समस्या दूर होने वाला है। तो हम भी अगर कल अगर किसी के दल से जाके एक सांसद बन जाएगा, उससे क्या होगा। हाँ, हमारे दल होगा, हमारे पास अपना सांसद होगा, दिल्ली में सरकार बनाने में उनको जरूरत पड़ेगा, हमारे समर्थन से सरकार बनेगा। उस सरकार में हम जो चाहेंगे वो होगा, संविधान के दायरे में रहकर। जैसे बिहार में संघर्ष किए, 4 ही विधायक बना, लेकिन सरकार का अहम था ना, 4 विधायक नहीं होता तो सरकार नहीं बनता। और उस सरकार में हमारी बात मजबूती से हम रखते थे।
हमारे बिहार में बहुत सारे मंत्री, हमारे मदन सहनी जी मंत्री थे उस समय में, एक आप सुने होंगे कि उन्होंने कहा कि चपरासी भी हमारी बात नहीं सुन रहा है, क्योंकि वो अपने दम पे नहीं थे, वो नीतीश जी के दम पे मंत्री बने हैं। और मैं अपने दम पे मंत्री बना था और मैंने एक बार नीतीश जी को बोल दिया कि सचिव को हटाइए, ये सचिव सुन नहीं रहा है, सही से काम नहीं कर रहा है, तो नीतीश जी को सचिव को हटाना पड़ा और सचिव हटा। 17 साल में पहली बार ऐसा हुआ कि किसी विभाग के मंत्री के कहने से सचिव को हटाया गया, क्योंकि हम अपने दम पे थे। अगर मेरी बात इतना नहीं मानते, सचिव नहीं हटाते, तो हम बोल देते कि मुख्यमंत्री ये हटा देते हैं। ये हमारे पास पावर था। आप देखिए ना, सारे देश में बहुमत के पे ही सरकार बनता है। झारखंड में 1 सीट विधायक जीत के आया और वहाँ सीएम बन गए मधु कोरा साहब। तो हाँ, लोकतंत्र में वोट पे ही सब चीज होता है और वोट हमारे साथ है। हमारे विधायक सांसद जीतेंगे, अभी संघर्ष करेंगे, आज भले 3 जीतेंगे, कल 13 होगा, कभी 26 होगा। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपकी ये जो डील हुई है महागठबंधन के साथ, आरजेडी के साथ, ये इस लोकसभा चुनाव के लिए नहीं बल्कि विधानसभा चुनाव के लिए हुई है, ताकि विधानसभा चुनाव में तेजस्वी अगर सीएम पद पे होते हैं तो मुकेश सहनी को प्रोजेक्ट किया जाए डिप्टी सीएम के लिए। क्या ये सच? निश्चित तौर पे, और ये अच्छा भी है ना। ये डील बुरा तो नहीं है, ये डील बुरा नहीं है। तेजस्वी जी ने तो सीधा क्लियर किया ना कि सिर्फ 2024 के लिए हम लोग गठबंधन नहीं कर रहे हैं, 2025 के लिए भी कर रहे हैं। और निश्चित तौर पे बड़ी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल है और वहाँ पे पहले से डिक्लेयर है कि तेजस्वी प्रसाद यादव सीएम बनेंगे और डायरेक्ट वो सीएम बनेंगे तो डिप्टी सीएम हम बनेंगे, क्योंकि हमारे पास भी बहुमत होगा और हमारे पास भी विधायक होंगे। तो बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, एक्सक्लूसिव आप कह रहे हैं एबीपी न्यूज पर। नहीं, ये तो पहले से ही डिमांड है हमारी पार्टी का। 2020 में भी यही डिमांड था और डिप्टी सीएम और देने के लिए भी तैयार थे उस समय में भी, और आज भी तैयार है। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं, इसमें 1% भी आगे पीछे नहीं है। आरजेडी का सीएम बनेंगे, हमारे सहयोग से बनेंगे, हम लोग मेहनत करेंगे और जनता सहयोग करेंगे, वो सीएम बनेंगे, हमारी सरकार बनेगा। और जब सरकार बनेगा तो डिप्टी सीएम निश्चित तौर पर हम बनेंगे। लोकसभा चुनाव में आप इस बार 3 सीटों पर लड़ रहे हैं। सीधा सवाल तो पहला यह है कि क्या मुकेश सहनी इस बार लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं या नहीं? नहीं, इस बार मैंने निर्णय लिया है कि चुनाव नहीं लड़ेंगे। पार्टी के अन्य साथी हैं, वो चुनाव लड़ेंगे और हमें 40 के 40 लोकसभा सीट पर चुनाव अपने आप को मानना है कि हम लड़ रहे हैं। 40 जगह वोट कैसे ट्रांसफर हो, हमारे नेता कैसे चुनाव जीते, उसके लिए मैं मेहनत करूंगा, अपना पसीना बहाऊंगा। हम अपनी ताकत दिखाएंगे। जो लोगों ने हमें इग्नोर किया, जिन लोगों ने हमारे समाज को इग्नोर किया, हमारे रिजर्वेशन नहीं सुन रहे, ऐसे लोगों को हम चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा शक्ति उनको नुकसान पहुंचाएं और हम अपनी शक्ति का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें। निश्चित तौर पर हम चुनाव लड़ने के लिए उतर जाएंगे तो कहीं ना कहीं ऐसा होगा कि मोह माया में फंस के हम अपने लिए ज़्यादा मेहनत करने लगेंगे और कोई पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाएंगे। तो मेरा मकसद सिर्फ चुनाव जीतकर अपने लिए आगे नहीं बढ़ना, हमारे पूरे गठबंधन आगे बढ़ेंगे। हमारी सरकार दिल्ली में बनेगा तो हमें रिजर्वेशन मिलेगा। तो अभी हम अगर यहाँ पे 40 में से मैक्सिमम सीट जीत लेते हैं तो शायद इसी तरीके से अन्य राज्य में भी लोग जीतेंगे तो हमारे इंडिया गठबंधन का सरकार बनेगा। और इंडिया गठबंधन का सरकार बनेगा तो राहुल गांधी जी का तो पहले से घोषणा है कि जिनकी जितनी आबादी है उनको उतने रिजर्वेशन मिलना चाहिए। तो हमारी आबादी के अनुकूल रिजर्वेशन मिलेगा। बंगाल में निषाद को आरक्षण है तो दिल्ली में आरक्षण है तो बिहार, यूपी, झारखंड में भी मिलेगा। तो इसको लेके हम लोग काम कर रहे हैं और मुझे पूरा उम्मीद है कि हमारी सरकार बनेगा तो रिजर्वेशन मिलेगा। जो 3 सीटें हैं उनमें से एक सीट मोतिहारी है जिसकी चर्चा है। कहा जा रहा है कि यहाँ इस सीट से अखिलेश सिंह जो कि कांग्रेस बिहार के अध्यक्ष है, उनके बेटे आकाश सिंह चुनाव लड़ने वाले हैं और वीआईपी से बातचीत हो गई है। नहीं, इस तरीके से कोई बात नहीं है। मुझे नहीं जानकारी है। हमारे पार्टी में बहुत सारे नेता हैं, सीनियर नेता हैं, उनके पास अगर इस तरीके से फ़ोन आया होगा या बायोडाटा आया होगा तो मुझे नहीं जानकारी है। फिलहाल तो मुझे जानकारी इस चीज़ का नहीं है और ऐसी कोई बात भी नहीं है। एक बार किसी का आवेदन आए तो फिर उस पर चर्चा हो। ऐसी आवेदन भी नहीं हमारे नॉलेज में है कि आया है और ना ही इस पर कोई चर्चा भी है। अभी बहुत सारे लोगों का आया भी है तो उस पर चर्चा हो रहा है पार्टी फोरम पे। जी, जो 3 सीटें आपको दी गई है उन सीटों पर महागठबंधन के जीतने के आसार सबसे कम है। आप वैशाली मांग रहे थे लेकिन वैशाली सीट आपको नहीं मिली। ये तीनों सीट दे करके बस कहते हैं कि आरजेडी ने बस अपना कोटा पूरा किया, औपचारिकता निभाई है। क्या ये सच है? सारे सीट अहम है और सब सीट का लक्ष्य है जीतना। कोई सीट अच्छा बुरा नहीं होता है, वहाँ पे हमें अच्छे पॉलिसी के साथ लड़ना होता है। और ये तीनों सीट अगर देखिएगा तो कभी ना कभी राष्ट्रीय जनता दल ये सीट को जीते हैं। अब कुछ समय होता कि चुनाव हार भी होता है, कोई सीट कभी मोदी जी भी नहीं जीते थे, वो सीट अभी जीत रहे हैं, तो ऐसे होते हैं। लेकिन ये चीज़ अब गोपालगंज लालू जी का गृह जिला है,
आप लालू जी पे भरोसा नहीं है? जो लालू जी का गृह जिला हो वो सीट कैसे कमजोर हो सकता है? 2019 से अगर कंपैरिजन करें 2024 चुनाव को उस लेकर, हिसाब से देखिएगा तो बिहार का 39 सीट कमजोर है। अगर 19 में देखिएगा तो इंडिया गठबंधन, महागठबंधन 39 सीट हार गए। तो एक हिसाब से देखिए तो 39 का 39 कमजोर है। अब कमजोर को हमें मजबूत करना है, ये सभी हमारे गठबंधन साथी का कर्तव्य बनता है। और ये निश्चित तौर पे हम जो डाटा देख रहे हैं कि भाई 19 में तो हम तो 39 हार गए और आज हमको जीत में कन्वर्ट करना है। अगर इससे पहले 9 में जाते हैं तो कांग्रेस पार्टी या महागठबंधन चुनाव जीते थे। मोदी जी का बिहार में उतना कुछ था नहीं, 9 में स्टेक उतना ज़्यादा रहा नहीं, मतलब एनडीए का गठबंधन का। तो इस तरीके से देखिएगा तो तीनों सीट बहुत अहम है। अब देखिए चंपारण का धरती पे मोतिहारी, अब इससे बड़ा सीट और क्या हो सकता है? गोपालगंज लालू जी का गृह जिला, इससे अच्छा सीट क्या हो सकता है? और हमारे झंझारपुर अति पिछड़ा का सीट है जहाँ पे कभी जगन्नाथ मिश्र जी सब मुख्यमंत्री हुआ करता था और वहाँ से तमाम मिथिलांचल का सीट है, अति पिछड़ा सीट है। हम लोगों का धानुक मंडल मल्ला का बड़ा संख्या है। मैथिली बोल लेते हैं थोड़ा कम कनी कनी। हाँ कनी कनी बोले छी। हाँ तो अहाँ कुछ बात करबे तो हम बात अहाँ से बात कर सके छी। बस हमरा बुझा गेल जहाँ के अभी आवाज है। तो अहाँ जी चूंकि आप अपनी बात कंटिन्यू करें, इसमें एक सवाल मैं जोड़ देती हूँ। 2019 का जो रिजल्ट अगर आप देखेंगे, स्वीप, क्लीन स्वीप था। इस बार 400 पार की बात हो रही है। लोग कह रहे कि एक तरफा मैच है। तो ऐसी स्थिति में मुकेश सैनी जो कि दोनों तरफ रह चुके हैं, आपने महागठबंधन के साथ जाने का रिस्क क्यों लिया? नहीं देखिए, हमारा इसको रिस्क नहीं कह सकते। देखिए हमारे पूर्वज ने अंग्रेज से भी लड़ाई लड़ा। उस समय अंग्रेज के पास तोप था, बंदूक था, गोला बारूद था, लेकिन हमारे आदमी के पास कुछ नहीं था, लाठी डंडा था। लेकिन हमारे लोगों को एक ही सोच सपना था कि हम देश को आज़ाद कराएंगे ताकि हमारे आने वाला पीढ़ी जो है सर उठा के जिएंगे। और उसके लिए अंग्रेज से लड़ाई लड़ा और फिर जीत हासिल हुआ। थोड़ा समय लगा, 250 साल लगा, देश आज़ाद हुआ और फिर देश में लोकतंत्र बहाल हुआ, संविधान बना और संविधान में हम सबके पास अधिकार मिला। तो अभी ठीक है, कुछ लोग तानाशाह के जैसा देश में प्रयोग किया जा रहा है, डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, ईडी का डर दिखाया जा रहा है, सीबीआई का डर दिखाया जा रहा है, इनकम बस तो बहुत पैसे हैं, आपको क्या धमकाया गया है? लोगों को किया जा रहा है। लोगों को देखिए, इस देश में 2-2 मुख्यमंत्री को जेल में भेज दिया गया और उसका कोई गवाह नहीं है, कोई पेपर नहीं है। आप ठीक है, थोड़ा सा कंसिडर, उसका पास सबूत तो ले आइए, फिर उठा के जेल कर दीजिएगा। कोई आम नागरिक तो है नहीं कि वो भाग जाएंगे, कहीं छुप जाएंगे। राज्य का मुख्यमंत्री है भाई। तो जबरदस्ती किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी, इतनी बड़ी पार्टी का बैंक सीज किया जा रहा है एक छोटा सा इशू को लेकर। तो तानाशाह वाला सरकार है अभी, वो गरीब जनता की बात को नहीं सुन रहे, दबाया जा रहा है, काम नहीं कुछ किए हैं। लोगों के बीच में अपनी जो चीज़ को छुपाना है, विपक्ष को टारगेट करना, इस तरीके से कर रहा है, बल प्रयोग कर रहा है, अपनी ताकत मसल पावर का इस्तेमाल कर रहा है, अपने पैसा पावर का इस्तेमाल कर रहा है। तो ऐसे जगह पे हमारे पास विकल्प क्या है? संघर्ष करना। अभी हम जो उद्देश्य को लेके जी रहे हैं वो उद्देश्य ही पूरा ना हो तो फिर किसी के साथ काम क्या करना है? हमारी लड़ाई है आरक्षण दिलाना, निषाद को रिजर्वेशन दिलाना। अगर वो मोदी जी 10 साल उसके पीछे घूम घूम के थक गए, वो आरक्षण ही नहीं दे पा रहे हैं, तो उनके पीछे रहना क्यों है? हम फिर नया जगह ढूंढेंगे ना कि भाई हम वहाँ पे काम करेंगे, शायद वो कल हमारे लोगों को रिजर्वेशन कर दे। तो मेरे पास यही, इसके अलावा विकल्प नहीं है। और हम हथियार डालने वाले में से नहीं है। हम मल्ला के बेटा हैं और हम हथियार नहीं डालते हैं। हम लड़ते हैं, मजबूती से लड़ते हैं। परिणाम जो होगा वो देख लेंगे। हम 30 साल राजनीति करेंगे और 30 साल में हम बदलाव लाएंगे। और जो लोग आज शहंशाह बने हुए हैं, भगवान करे कि उसको लंबी उम्र मिले, लेकिन 30 साल तक मुकेश सहनी का पीछा नहीं करेंगे। ठीक है। लालू जी के बारे में कहा जाता है कि वो तेजस्वी यादव को एक उभरता हुआ नेता, उभरता हुआ चेहरा के तौर पर देखने की वजह से बाकी जो उनके समकालीन हैं उसको आगे नहीं रखने देना चाहते हैं। चाहे वो कन्हैया कुमार का उदाहरण भी दिया जाता है या बाकी जो युवा नेता हैं उनको लेकर। आप कह रहे हैं कि आपके पास लंबा चौड़ा 30 साल का करियर है आगे, आपको कैसे बढ़ने दिया जाएगा? तब जब आरजेडी ने आपको ये ऑफर दिया था कि वीआईपी को मर्ज कर दीजिए हमारे साथ। देखिए, ये ऑफर मेरे तक नहीं आया है, आप ही तक होगा शायद। और ये कभी नहीं हो सकता कि हम अपनी पार्टी को किसी पार्टी में मर्ज कर दे। रहा कि मौका तो लालू जी ही दिए हैं। हर व्यक्ति को मुकेश सहनी से डरना चाहिए। और क्यों ना डरे? क्यों? अरे भाई, हम थोड़े हाथ में मेहंदी लगा के बैठे हैं। कल हमारे पास पावर आता, सिस्टम आता तो हम कैसे नहीं काम कर सकते? हम तो अपनी दुनिया हम बनाने वाले व्यक्ति हैं।
हम अगर जहाँ रास्ता नहीं उसको चीर कर रास्ता बनाने वाले व्यक्ति हैं। तो हम गांव से निकल के बॉम्बे जैसे शहर में एक प्लेटफॉर्म बनाए, वहाँ पे अपनी जलवा दिखा के वहाँ से आके बिहार में अपनी जगह बना लिए। हम तो हमेशा जगह बनाने वाले लोग हैं। तो और रहा कि हर व्यक्ति को अपने लोगों से प्यार होता है, चाहता है कि हमारा परिवार, हमारे लोग आगे बढ़ें। हम भी कल चाहेंगे कि मेरा बेटा पढ़ लिख कर कलेक्टर बने, बड़े से बड़े अधिकारी बने, या मेरे ही फील्ड में आए तो वो हमसे भी बेहतर नेता बने। तो हर माँ बाप का सपना तो ये होता है, उस सपना को आप चैलेंज नहीं कर सकते, वो सबको सपना देखने का अधिकार है। तो लालू जी अगर सोच रहे हैं कि तेजस्वी प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री बन रहे हैं तो कोई गुनाह नहीं है, और अच्छा है कि वो सोचे। ऐसा थोड़े कि मेरे परिवार के लोग नहीं सोचते होंगे कि मुकेश सहनी मुख्यमंत्री बने, तो वो भी सोचते हैं। लेकिन इसके लिए तेजस्वी जी को काम करना पड़ेगा मुख्यमंत्री बनने के लिए, और मुख्यमंत्री बनने के लिए हमें काम करना पड़ेगा, और जिसके पास ज़्यादा स्टेक होगा वही मुख्यमंत्री होंगे। तो आज की तारीख में तो क्लियर है कि स्टेक तो ज़्यादा राष्ट्रीय जनता दल के पास है, और जो गठबंधन में जितने भी दल हैं वो सबसे ज़्यादा स्टेक राष्ट्रीय जनता दल के पास है। अगली बार चुनाव भी लड़ेंगे तो 100 से अधिक सीट लड़ेंगे, उसके बाद मैक्सिमम जीत के आएंगे। अभी भी 80 से के आसपास विधायक है। तो आने वाले समय में हाँ, जिसके पास जितना स्टेक होगा उसको उतना हिस्सेदारी मिलेगा। तो और अगर ऐसा होता तो आज हमको भी नहीं आगे बढ़ाते। गठबंधन तो हो गया था, हमने एनडीए गठबंधन को छोड़ दिया। इंडिया ब्लॉक में सभी लोगों ने अपने अपने सीट बांट लिए। अगर लालू जी को भय होता कि मुकेश सहनी से, तो मुकेश सहनी को गठबंधन में नहीं लेते। आखिर लालू जी ने हमें गठबंधन में लिए इस यही सोच के लिए कि मुकेश सहनी आएंगे तो हमारे गठबंधन मजबूत होगा, कल स्टेट इलेक्शन में हम मजबूत होंगे, हम अपनी सरकार बनाएंगे। तो ऐसी बात नहीं है। जो लोग काम करने वाले लोग होंगे उनको हमेशा लालू जी बढ़ाए हैं। आज राज्य में जितने भी नेता हैं कुर्ता पहन के घूम रहे हैं, खासकर गरीब, पिछड़ा, दलित ऐसे वर्ग के लोग, उसमें से मैक्सिमम आपको दिखेंगे 75% लोग देखेंगे कि वो लालू जी के ही आशीर्वाद से वो राज्य में अभी एस्टेब्लिश राजनीति कर रहे हैं। तो ऐसे कुछ हमें एहसास नहीं होता है। हम अपना काम कर रहे हैं, तेजस्वी जी भी अच्छा अपना काम करेंगे, हम लोग सरकार बनाएंगे। और हम लोग सरकार बना के चाहते क्या है? जनता का सेवा, जनता के लिए काम करना। ये मुख्यमंत्री बन जाके कोई थोड़े है कि वो आसमान में सोएंगे, उसको धरती पे ही सोना है। ये तमाम देश के, दुनिया के जितने भी मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री, धरती पे ही सोना है और अपने विचार के अनुकूल लोगों के लिए काम करना है। और तेजस्वी जी ने तो आपको दिखाया है कि 17 महीना नीतीश जी के साथ रहें, और खास करके बिहार में 2 बड़ा बदलाव हुआ जिसमें बड़े संख्या में नौकरी मिला। और नीतीश जी भी क्रेडिट ले रहे हैं और तेजस्वी जी भी ले रहे हैं क्रेडिट। अब क्यों ना ले तेजस्वी जी भी, दोनों का सहयोग से सरकार बना है। तो ये तो क्रेडिट नीतीश जी को, तेजस्वी को ही देना चाहिए, क्योंकि तेजस्वी के सहयोग से मुख्यमंत्री बने हैं। उनके पास तो कम ही विधायक थे, ज़्यादा विधायक तो तेजस्वी जी का है। कह सकते हैं सरकार अगर तेजस्वी जी समर्थन नहीं देते तो मुख्यमंत्री नहीं बनते, और तो मुख्यमंत्री बने हैं तो नौकरी दिए, तो इसका क्रेडिट तेजस्वी जी को ही मिलना चाहिए। दूसरा बड़ा बदलाव कि एक सामाजिक न्याय के लिए बदलाव हुआ, जिसमें जाति आधारित गणना हुआ। और जब गणना हुआ तो उस पर हमने रिजर्वेशन में आपने देखी है कि ओबीसी का रिजर्वेशन बढ़ाया गया, अति पिछड़ा का रिजर्वेशन बनाया गया, एससी एसटी का रिजर्वेशन बढ़ाया गया। और ये बिहार के गरीब लोगों का जीत है। अगर कल्पना कीजिए कि बीजेपी का सरकार होता, बीजेपी नीतीश जी के साथ होता, तो आप कल्पना कीजिए कि रिजर्वेशन नहीं बढ़ता। ये तो लालू जी का सरकार था, नीतीश जी साथ में थे, वो इसलिए रिजर्वेशन बढ़ा। अगर नीतीश जी का, बीजेपी का साथ सरकार होता तो रिजर्वेशन जाति आधारित गणना एक बार हो जाता, लेकिन रिजर्वेशन नहीं बढ़ता, नौकरी भी नहीं दिया जाता। अगर नौकरी दिया जा सकता था तो इससे पहले तो नीतीश जी के साथ सरकार था बीजेपी का, 17 महीना वो भी रहे उस सरकार में, तो उस समय में क्यों नहीं दिया गया? कि 10 लाख नौकरी देना, ये एजेंडा तेजस्वी 2020 में ही उठाए। और उस एजेंडा को क्रॉस करने के लिए उस समय में हम भी एनडीए का पार्ट थे। उस समय में 19 लाख रोजगार का पॉलिसी बनाया गया, और उस 19 लाख रोजगार के पॉलिसी पे हमने कई बार जब हम लोग बैठे बात किए कि भाई ये घोषणा पत्र पे क्या किया जा सकता है। अरे बोले वो दिल्ली से आया, कुछ वो बोल के चला गया। ये नीतीश जी का वर्ड था। बोला कुछ तो इस पे किया जा सकता है ना, तो इस पे देखा जाएगा। 19 लाख क्या 19,000 के ऊपर व्यवस्था नहीं किया गया। तो फिर उसके बाद भाजपा वो सरकार से निकला तो इधर सरकार बना, और नीतीश जी को भी मोदी जी से लड़ना था। नीतीश जी का भी एफर्ट है, तेजस्वी जी का भी एफर्ट है, इसलिए बिहार में युवा को नौकरी मिला और सामाजिक न्याय मजबूत हुआ, जिसपे रिजर्वेशन पे बढ़ोतरी हुआ। आपने पहले सवाल में बताया, आप ये जिक्र कर रहे थे कि आपकी मुलाकात गृह मंत्री अमित शाह से हुई थी और निषाद समाज को रिजर्वेशन देने की बात हुई थी, और आप कह रहे हैं कि आपके पास कागज भी है। आखिरी मुलाकात दिसंबर के महीने। जी हाँ। क्या बात हुई थी? सीधी सीधी।
उसमें यही था कि मतलब रिजर्वेशन पे हमारा था कि रिजर्वेशन के बगैर हम आपसे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, हम आपके साथ गठबंधन में नहीं आएंगे। और उस समय उनको एहसास था कि हमको किसी भी हालत में बिहार में ज़्यादा से ज़्यादा सीट जीतना है। और उस समय में कहा कि हम, और सिर्फ उसी समय नहीं, 2014 में भी उनके लोगों ने कहा, 15 में उनसे मुलाकात हुआ तो 15 में उन्होंने भी किया, 2020 में भी उन्होंने कहा कि हम रिजर्वेशन करेंगे, और अभी भी उन्होंने रिजर्वेशन देने के लिए पूरा मन बना लिया था। और उन्होंने बाकायदा हमें चिट्ठी भी भेजा, एक पेपर वर्क जो होता है वो हमने चालू किया, हमने भेजा, उन्होंने रिसीव किया, उसका भी लेटर भेजा। उसके बाद उन्होंने जो विभाग को भेजना होता उस विभाग में भेजा कि शीतकालीन सत्र में इस पे चर्चा होगा। तो ये सारा पेपर भेजा गया। उसी दौरान नीतीश जी इधर से इधर आ जाते हैं। जब इधर आ जाते हैं तो उनको लगता है कि भाई इस पे हम अभी टच नहीं करेंगे, और इसके बगैर अगर मुकेश सहनी मान जाता तो अच्छी बात है। तो कि जब सारी बातचीत हो गई, सब कुछ हो गया, फिर दूध में से मक्खी की तरह आपको फेंक दिया गया बीजेपी की तरफ से। हाँ, कह सकते हैं। सिर्फ मुझे नहीं फेंक दिया, मेरे समाज को फेंक दिया है। कि मैं कुछ नहीं हूँ। मैं अगर प्रेजेंट कर रहा हूँ तो मैं अपने समाज को कर रहा हूँ ना। मैं हमेशा रिजर्वेशन अपने लिए नहीं मांग रहा हूँ। मैं तो कहता हूँ कि भाई रिजर्वेशन दे दो, चाहिए तो मेरा नाम निकाल दो रिजर्वेशन से, हमें नहीं चाहिए रिजर्वेशन। हम कि आप महागठबंधन, इंडिया ब्लॉक, जो भी इंडिया गठबंधन है उसके साथ ही रहेंगे। निश्चित तौर पे अब मेरे पास ऑप्शन भी नहीं है। मेरे पास भी ऑप्शन नहीं है, क्योंकि मोदी जी इसको हमने देख लिया, 10 साल में वो रिजर्वेशन दिए नहीं, और हमें उम्मीद अभी खत्म हो चुका कि वो अभी देंगे भी नहीं, और वो देंगे नहीं तो हम वहाँ पे जाएंगे ही नहीं। और निश्चित तौर पे हम, जब तक हमारी सरकार यूपीए का बने नहीं दिल्ली में, तब तक हम संघर्ष करते रहेंगे। और हम एक बार राहुल जी को देश का प्रधानमंत्री बना के, या इंडिया ब्लॉक के प्रधानमंत्री को बना के, और ताकि हम उसको देखें कि ये हमारा रिजर्वेशन पूरा हो। कांग्रेस की बात करें, चलते चलते एक सवाल है। पूर्णिया में इस बार पप्पू यादव निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि कुछ दिन पहले उन्होंने पार्टी का विलय का ऐलान भी किया, और इस पर आप कुछ प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? नहीं, देखिए, हाँ, तो मैं यही कहूँगा पप्पू जी से कि भाई वो कांग्रेस के साथ पहले तो गए, कांग्रेस ज्वाइन किए कि नहीं किए मुझे नहीं पता है, लेकिन हाँ इतना था कि पार्टी विलय किए हैं, और कांग्रेस को जितना सीट मिलना चाहिए उतना सीट उनको मिला, कांग्रेस के सहमति से मिला। सीट सिलेक्शन भी उनके सहमति से हुआ, उसमें वो पूर्णिया नहीं है। और पप्पू जी का हर भाषण में और हर जगह पे सामाजिक न्याय को मजबूती करने का हमेशा सोच होता है। और ये तो कांग्रेस वो सीट को नहीं मिला या कांग्रेस नहीं लिए तो ये अंदरूनी मामला है, और उस जगह पे नहीं मिला। ऐसे बहुत ऐसे सीट होते हैं जो मनपसंद नहीं मिलता है। जैसे आपने कहा कि हमें वैशाली चाहिए, ये बात सही है। हम चाहते थे कि वैशाली में हमारी पार्टी लड़े, या आप लड़े? पार्टी लड़े, मतलब वो तो बाद में कैंडिडेट डिसाइड होगा। हम चाहते थे दरभंगा लड़े, दरभंगा हमारा गृह जिला है, लेकिन हमें गठबंधन में आने से पहले वहाँ पे उन्होंने कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया। हम चाहते थे खगड़िया लड़े, लेकिन हमें वहाँ पहुँचने से पहले वो सीट लेफ्ट पार्टी को दे दिया गया। तो बहुत ऐसे सीट होता है जहाँ पे आप चाहते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि वही सीट मिल जाए। एक समय समय की बात होता है। तो उनको ऑफर दूसरा भी सीट किया गया था कि भाई पिछली बार आप जहाँ से लड़े हैं मधेपुरा से, तो वहाँ से एक बार ट्राई कीजिएगा, तो एक बार सोचा जा सकता है। लेकिन वहाँ पे अति पिछड़ा का बीमा भारती, आपको पता है कि सरकार अभी गिरने और बनाने का समय था। उस समय में आरजेडी के साथ मजबूती से दूसरे दल के विधायक रहने के बावजूद भी वहाँ पे आए, और जी निश्चित तौर पे कुछ ना कुछ बात करके आए होंगे कि हम विधायक, प्रेजेंट विधायक हैं और हम आपके साथ आएंगे, तो क्यों आएंगे। तो मुझे लगता है कि लालू जी या तेजस्वी जी जो वादा किए होंगे तो वादा पूरा किए हैं उनको टिकट देकर। तो ऐसे जगह पे ये तो गठबंधन का अंदरूनी मामला है। और ऐसे पप्पू जी हमारे बड़े भाई समान हैं, हमारे मित्र हैं, हम लोग एक दूसरे को हमेशा मिले हैं, गले लगे हैं। तो हम उनसे यही आग्रह करेंगे कि आप कांग्रेस में आए हैं, कांग्रेस में रहिए अच्छे तरीके से। और इस बार टिकट नहीं मिला तो जरूरी नहीं कि आप लड़िएगा तभी आप लीडर कहलाइएगा। आज मैं नहीं लड़ रहा हूँ, मेरे पास सीट रहने के बाद मैं नहीं लड़ रहा हूँ। मैं जहाँ से चाहूँगा वहाँ से लड़ सकता हूँ। अति पिछड़ा सीट है झंझारपुर, वहाँ से लड़ूंगा तो भी जीतूंगा। मोतिहारी से लड़ूंगा वहाँ से भी जीतूंगा। जहाँ सुरक्षित सीट है वहाँ सिर्फ नहीं लड़ूंगा, लेकिन हम लड़ाई लड़ रहे हैं कि भाई आने वाले समय में हमारे लोग सुरक्षित हो जाए तो हमारे लोग लड़ेंगे। तो खैर, लेकिन हम चुनाव नहीं लड़े। हमारा एजेंडा है कि इंडिया ब्लॉक जीते, राहुल गांधी जी देश का प्रधानमंत्री बने। तो अगर आप राहुल गांधी जी को पसंद करते हैं, प्रियंका जी को पसंद कर रहे हैं, तो आपको उनके जिताने के लिए काम कीजिए। वो भी एक सीट जो आप लड़िएगा तो निश्चित तौर पे नुकसान इंडिया गठबंधन को ही दिख रहा है, तो उस जगह पे विचार कीजिए। बहुत
शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। अपने सहयोगी अजीत गुप्ता के साथ निधिश्री, एबीपी न्यूज़, पटना।